पहले तो सभी को हैप्पी दिवाली। देखो दोस्तों, आप लोगों ने 70 कमेंट तो यूं ही पूरा कर लिया, लेकिन वीडियो बनाने में टाइम लगता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो जल्दी अपलोड कर सकूं। अम, इस बार 100 कमेंट्स का टारगेट रखते हैं, जल्दी से पूरा कर दो। पूरी कोशिश करूंगा अगला वीडियो जल्दी अपलोड करने का। सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं यार, कुछ करो, वीडियो को शेयर करो। कैसे भी करके प्लीज़ सब्सक्राइबर्स थोड़ा बढ़ा दो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हुआ युहाओ को ड्रैगन एम्परर ने ड्रैगन पिल दिया था और उसे लेकर गया था, और दूसरी तरफ सूतियानरन और जूजी की बातें चल रही थी। अब आगे देखेंगे। जूजी डर से कांप उठी। वह पलटी और फिर से घुटनों पर बैठ गई। नहीं, योर मैजेस्टी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं किसी और के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? मैं आपकी जूजी हूँ और सिर्फ आपकी रहूंगी। नहीं, मैं ये नहीं मानती। सुचेनरन थोड़ा चौंक गया, लेकिन साथ ही उसके मन में कुछ हलचल भी हुई। उसने जूजी की ओर देखा। ये पहली बार था जब उसने उसके आदेशों का विरोध किया था, जब से उसने उसे बचाया था। लेकिन उसका ये विरोध भी उसके अहंकार को सहला गया। अगर संभव होता तो कौन चाहेगा कि उसकी पत्नी किसी और का बच्चा जन्मे? लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मुझे सबकी जुबान बंद करने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। मैंने उम्मीदवार भी चुन लिया है। वह राजवंश की असली रक्तरेखा वाला व्यक्ति है, मेरा दूर का रिश्तेदार। मार्शल सोल के एक म्यूटेशन की वजह से वह अब सोल मास्टर भी नहीं है, और शाही परिवार में उसकी बहुत नीची स्थिति है। तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं जानना चाहिए। मैं किसी को बुलाऊंगा जो तुम्हें यह प्रक्रिया सिखाएगा। उसके बाद तुम उसके शरीर से वह सीडलिंग निकालकर अपने शरीर में प्रत्यारोपित करोगी। इसके बाद उसे मार दिया जाएगा। तब यह रहस्य कोई नहीं जानेगा। चिंता मत करो, मैं बांझ हूं। तुम्हारे गर्भ से जो बच्चा जन्मेगा वह हमारा होगा। मैं उसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। जब मैं 100 साल का हो जाऊंगा वह सिंहासन संभालेगा। तब तक शायद हम पूरा डोलू कॉन्टिनेंट अपने नियंत्रण में कर लें। जूजी ने सिर उठाया और दयनीय स्वर में बोली, योर मैजेस्टी, क्या कोई और तरीका नहीं है? मैं सच में यह करने को तैयार नहीं हूं। शुतियानन का चेहरा ठंडा पड़ गया। बस, फैसला हो गया। क्या तुम सोचती हो कि मुझे ये अच्छा लग रहा है? मुझे भी दर्द होता है। अब जाओ और तैयारी करो। मैं किसी को भेजूंगा जो तुम्हें सिखाएगा, और इंपीरियल फिजिशियन तुम्हारे शरीर की जांच करेगा। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे गर्भधारण के लिए सबसे अच्छे हैं। हाँ। जूजी हल्के से कांप गई और अंत में उसकी बात मान ली। उसने झुककर उसे प्रणाम किया। सूतियानरन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसने तीसरी बार उसे उठाया और उसकी पीठ थपथपाई। मूर्ख लड़की, ज्यादा मत सोचो। मैंने कहा ना, वह बच्चा हमारा होगा। सिर्फ मुझे ही उसके पिता होने का अधिकार होगा। अब जाओ। हाँ। जूजी ने झुककर प्रणाम किया और अपमानित सी बाहर चली गई। बाहर निकलते ही उसके चेहरे पर भारीपन उतर आया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक छिलमिलाई। चेनरन, मैंने अब समझा कि मैं सिर्फ तुम्हारी मोहरान हूं। चाहे कितनी भी करीब क्यों न हो, मोहरा आखिर मोहरा ही रहता है। जब हुआ युहाओ को होश आया तो वह चौंक गया। वह खुद को एक साफ सुथरे कमरे में पाया। यह जगह उसे बहुत जानी पहचानी लगी। चारों तरफ की हर चीज, यहां तक कि हवा का एहसास भी जाना पहचाना था। मैं कहाँ हूं? वह कुछ उलझन में था। पहले जो कुछ भी हुआ था सब उसकी यादों में घूमने लगा। क्या मैं डार्कनेस होली ड्रैगन और ड्रैगन एम्परर डुलू लॉन्ग शाओयाओ से नहीं मिला था? क्या मैं उसके हमले से 9 बार नहीं छेदा गया था? लेकिन अब दर्द क्यों नहीं हो रहा? उसने अनजाने में अपना शरीर छुआ और हैरान रह गया कि उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था। उसने तुरंत अपना सोल पावर चलाया। उसका शरीर बिस्तर से ऊपर उठ गया और कमरे में सोल पावर की लहरें गूंज उठीं। ये उयुहाव दंग रह गया। उसका सोल पावर समुद्री लहरों जैसा उफन रहा था। बस थोड़ा सा चलाते ही इतनी शक्ति! क्या हो रहा है? मैं आखिर हूं कहाँ? तभी धड़ाम, दरवाजा खुला और अंदर दौड़ती आई ननचुकू। वह उसे उठते देख खुशी से चिल्लाई, आह युहाओ, तुम जाग गए। आखिरकार जाग गए। क्या हुआ था तुम्हें? तुम 7 दिन से बेहोश थे। हो युहाओ ने हैरानी से पूछा। मैं सच में जिंदा हूं? नंज पास आई और जोर से उसका हाथ मरोड़ा। आइयो, क्या कर रही हो? दर्द से चीख उठा। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो सपना नहीं है। जाहिर है तुम मरे नहीं हो। नंचिक्यू ने झुंझलाते हुए कहा। होयुहा ने कड़वाट से मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी मुश्किल से जिंदा लौटा हूं और तुम इतनी जोर से मरोड़ देती हो। क्या तुम इंसान हो भी या नहीं? नंचू ने भौहें चढ़ाई, कमर पर हाथ रखे।
तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने हेवन डोर सिटी जाने में मुझे साथ तक नहीं लिया और जैसे ही तंग वुतोंग वहां पहुंची तुरंत तुम्हें ढूंढ लिया। तुम तो कहते थे कि वह डोंगर नहीं है। तंग वुतोंग का नाम सुनकर हो युहाओ ठिठक गया। क्या उसने ही मुझे वापस लाया? वह ठीक तो है? मैं कैसे जानूं? ननचुचियो ने ठंडे स्वर में कहा। उसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया और चली गई। एक शब्द नहीं बोली जैसे गूंगी हो। होयुहाव ने मन ही मन आ भरी। टंगुतोंग सच में डोंगर नहीं है। पता नहीं मैं कैसे जिंदा हूं, पर लगता है ड्रैगन एम्परर डोलुओ ने आखिर उसे छोड़ दिया। शायद आखिरी बार किसी चीज से रुक गया था, वरना मेरा दिल तो छेद गया होता। क्या लॉन्ग शाओ ने जानबूझकर ऐसा किया था? शायद वही था जिसने मुझे बचाया। लेकिन मैं इतनी बुरी तरह घायल था, फिर भी जिंदा कैसे? और अब तो दर्द भी नहीं है, बल्कि सोल पावर तो पहले से और मजबूत लग रहा है, मानो कोई बॉटलनेक टूट गया हो। आखिर ये सब क्या हुआ? वह बिस्तर से उठा। शरीर में भरपूर ताकत थी। सब कुछ पहले से बेहतर लग रहा था। जिंदा रहना कितना अच्छा लगता है। होयुहाव को लगा जैसे मौत के मुहाने से लौटकर उसके ऊपर से बहुत सारा दबाव हट गया हो। उसकी आंखों में अब नई चमक थी। उसे याद आया, वांग डोंगर ने कहा था कभी कभी तनाव करना कल्टीवेशन के लिए अच्छा होता है। हाँ, शायद यही हुआ। अच्छा चुचू, जब मैं लौटा तब मेरी हालत कैसी थी? काफी ठीक थी, ननचुक्यू ने कहा। तुम बस बेहोश थे और कुछ नहीं। टंगवुतोंग कुछ नहीं बोली, बस थोड़ी उलझी सी लगी। एल्डेस्ट सीनियर भी कुछ नहीं पूछा जब देखा कि तुम ठीक हो। मैं ठीक था जब लौटा। जख्म भी नहीं थे। लगता है ये सब टंगवुतोंग से ही पता चलेगा। चुक्यू, मैं एल्डेस्ट सीनियर से मिलने जा रहा हूँ, कहकर वह बाहर निकला। निंचू पीछे पीछे चली। वो मत भूलना जो तुमने मुझसे वादा किया था। टीचर श्वान बहुत खुश लग रहे थे जब उन्होंने वो धातु देखी जो तुम लाए थे। हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुम्हें अलग नहीं किया जाएगा। जब वह बेबे से मिला, बेबे कई कामों में व्यस्त था। उसे आते देख पहले तो खुश हुआ, लेकिन तुरंत चेहरा सख्त हो गया। लिटिल जूनियर, तुम सच में सुधरने वाले नहीं हो। अब मैं तुम्हें आसानी से बाहर नहीं जाने दूंगा। हर बार जाते हो और मुसीबत में फंसते हो। बताओ, इस बार क्या हुआ? क्यों बेहोश हो गए थे कि वुतोंग को तुम्हें उठाकर लाना पड़ा? उसने कुछ नहीं बताया, अब तुम ही बताओ। एल्डेस्ट सीनियर, गुस्सा मत हो। वो युहाव हंसते हुए बोला, कुछ खास नहीं हुआ। मैं हेवनडो सिटी गया था एक इविल सोल मास्टर को पकड़ने और साथ ही टीचर शाओया और सिस्टर शाओताओ का पता लगाने। वे वहां नहीं मिले। फिर एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ते लड़ते मैं बहुत थक गया, शायद इसी वजह से बेहोश हो गया। ओ हाँ, याद आया। इविल सोल मास्टर का नाम सुनते ही उसे दो बातें याद आई। क्या वह अभी तक जिंदा है? और आइसबेयर किंग भी हेवनडो सिटी में तो नहीं रह गया? क्या हुआ? बेबे चौंका। युहाव ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सोल पावर स्टोरेज टाइप सोल टूल में डाला और रोशनी की चमक के साथ एक बर्फ की मूर्ति सामने आ गई। उसकी अल्टीमेट आइस पहले से और मजबूत हो गई थी। इविल सोल मास्टर 7-8 दिन तक जमे रहने के बावजूद जरा भी नहीं पिघला था। उसका चेहरा अब भी डरे और हैरान हाल में था। बेबे ने कहा, यह कौन है? क्या इविल सोल मास्टर है जिसे तुमने पकड़ा? हाँ, हो युहाव ने सिर हिलाया। इसे पकड़ने में बहुत मेहनत लगी। जब वह डार्कनेस होली ड्रैगन का सामना कर रहा था तब तो उसे डर नहीं लगा, लेकिन अब सोचने पर समझ आया कि वह कितना डरावना था। लॉन्ग शाओयाओ की शक्ति इतनी थी कि होयुहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन भी उसके सामने काम नहीं कर रही थी। वह आसानी से स्पिरिचुअल बैरियर बना लेता था। फिर भी लॉन्ग शाओयाओ की स्पिरिचुअल पावर मात्रा में तो उससे अधिक थी, लेकिन स्तर में नहीं। होयुहाओ की स्पिरिचुअल पावर पहले ही कॉन्क्रीट मटेरियल realm तक पहुंच चुकी थी। ड्रैगन एम्पर डोलुओ भी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। यही तो स्पिरिचुअल टाइप सोल मास्टर का फायदा था। जैसा लोंग शाओयाओ ने कहा था, अगर होयुहाओ अपनी स्पिरिट आइज को ट्रांसेंडेंट डोलो स्तर तक पहुंचा ले, तो शायद वह उससे लड़ भी सकता है। और अब हुयुहाओ को उस पर भरोसा था। बेबे हुयुहाओ के पास आया। जब उसने उस बर्फ में जमे इविल सोल मास्टर को देखा, तो अब वह हुयुहाओ को दोष देने में समय बर्बाद नहीं कर सका। आखिरकार इस इविल सोल मास्टर से ठंगिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव था। हालांकि वह आमतौर पर बहुत शांत रहता था, अब उसकी सांसें तेज हो गई। बेबे ने अपनी आवाज कम की और पूछा, क्या वह फ्रीज होने के बाद भी ठीक हो सकता है? हुयुहाओ ने कहा, अगर ये शॉर्ट टर्म में है तो वह ठीक रहेगा। हालांकि उसे काफी समय तक फ्रीज किया गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी देर तक बेहोश रहूंगा। अब मुझे पूरी तरह विश्वास नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से मेरी अभी भी एक संभावना है। आखिरकार ये इविल सोल मास्टर एक सोल सेज है। भले ही वह फ्रीज हो, उसकी सोल पावर अभी भी उसके शरीर की रक्षा कर सकती है। मुझे एक बार प्रयास करने दो। जैसे ही उसने कहा,
होयुहाव ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आइस स्टैचू को छुआ। जेंटल आइस एलिमेंट्स उसकी सूक्ष्म नियंत्रण के तहत बाहर निकलीं और उसके शरीर में विलीन हो गईं। ये उसके कोमा से जागने के बाद सोल पावर को सर्कुलेट करने की दूसरी बार थी। अब वह पहले से कहीं अधिक अवेयर था। अचानक उसने महसूस किया कि उसका सोल पावर कितना कंसोलिडेटेड है। यह सिर्फ सोल पावर नहीं था, उसकी स्पिरिचुअल पावर भी बड़ी थी। उसका सोल कोर और अधिक अपस्ट्रूस हो गया था, मानो वह आसपास के बाउंडलेस स्काई के साथ एक हो गया हो। यह सोल कोर सब कुछ निगल सकता था, जैसे एक ब्लैक होल। लोंगशाओयाओ ने मेरे साथ क्या किया? क्यों मुझे अपनी शक्तियों में इतनी ऑब्वियस इंप्रूवमेंट महसूस हो रही है? नहीं, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो एकेडमी में जाकर देखना पड़ेगा कि मेरी सोल पावर कितनी मजबूत हो गई है। आइस स्टैच्यू धीरे धीरे हुओयो के इमैक्युलेट कंट्रोल के तहत पिघलने लगी, हालांकि कोई पानी नहीं टपका। हुओय के नियंत्रण में आइस एलिमेंट्स जैसे ही पिघलते वायु में वेपराइज हो गए, इसलिए कमरे में हल्की नमी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे आइस पूरी तरह गायब हो गया। ईवल सोल मास्टर का मूल रूप भी सामने आया। उसका कम्प्लेक्शन थोड़ा नरम हो गया था, लेकिन उसकी बॉडीली फंक्शंस अभी भी काम नहीं कर रही थीं। बहुत जल्द आइस पूरी तरह पिघल गया। होयुहाओ की आंखें डिम ग्रे हो गई और उसने कुछ इनकेंटेशंस बोले। इसके बाद उसने ईवल सोल मास्टर के बाएं सीने पर हाथ मारा। यह उसका तीसरा मार्शल सोल था, उसका नेक्रोमांसर मार्शल सोल। हुओयुहाओ अपनी अल्टीमेट आइस या स्पिरिट आइस की स्पिरिचुअल पावर का उपयोग करके इस ईवल सोल मास्टर को समन नहीं कर सकता था। अन्यथा मैसिव डिफरेंस इन एलिमेंटल टाइप्स के कारण विरोधी में ग्रेट रेजिस्टेंस विकसित हो जाती और ये उसे नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे समय में उसके नेक्रोमांसर मार्शल सोल की पावर्स उपयोगी थीं। कुछ हद तक जब नेक्रोमांसर मार्शल सोल का उपयोग करता था तो हुओ युहाओ की पावर्स ईवल सोल मास्टर्स की तरह ही उत्पत्ति से संबंधित होती थीं। एक डार्क और सिनिस्टर पावर ईवल सोल मास्टर के शरीर में सर्ज्ड हुई, उसके हृदय को स्टिमुलेट किया। हृदय पर डाले गए प्रेशर के कारण उसका ब्लड फिर से बहने लगा। हुओ युहाओ के नियंत्रण में उसका ब्लड फिर से कुछ रिदम के साथ बहने लगा। इसके बाद हुओ युहाओ ने उसका ब्रेन समन करना शुरू किया। चारों ओर सब डिस्टॉर्टेड हो गया। हुओ युहाओ अब अपनी इमिटेशन का उपयोग कर रहा था। उसकी इमिटेशन स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन के साथ मिलकर बेबे के ऑफिस की लाइट्स को डिम कर रही थी। इसके अलावा पूरे कमरे में एक सिनिस्टर ऑरा फैल गया। होयुहाओ ने बेबे की ओर देखा। बेबे ने सिर हिलाया और ननचुक्यू को कमरे के एक अंधेरे कोने में बुलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि होयुहाओ क्या करने वाला है, लेकिन वह जानती थी कि ईवल सोल मास्टर से निपटने के लिए हाओ के पास कोई योजना जरूर है। जैसा कि होयुहाओ ने कहा था, एक सोल सेज ईवल सोल मास्टर की लाइफ एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। ये ईवल सोल मास्टर का हार्ट बीट धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, इतना पर्याप्त था कि उसका ब्लड शरीर के सभी हिस्सों में जा सके। इस तरह उसे इस ईवल सोल मास्टर को उसकी नींद से जगाने में अधिक कॉन्फिडेंस था। उसके वाइटल साइंस ठीक थे। उसे होयुहाओ की अल्टीमेट आइस से ज़्यादा चोट नहीं आई थी। होयुहाओ ने अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल से एक बड़ा ब्लैक वेल निकाला और उसे पहन लिया। अब वह और भी सिनिस्टर और मिस्टीरियस लग रहा था। डिम ग्रेइश एयर करंट्स उसके चारों ओर घूम रहे थे। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ उठाया, उसने इमिटेशन का उपयोग करके मैजिक स्टैफ बनाई, जिसके ऊपर स्कल शेप्ड जेम था। वह चुपचाप खड़ा रहा और इंतजार करने लगा। अंततः वह ईवल सोल मास्टर धीरे धीरे चेतना रिगेन करने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने अचानक महसूस किया कि वह एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में है। इसके अलावा उसके चारों ओर एयर रिंग्स भी घूम रहे थे, जो उसके शरीर का सपोर्ट कर रहे थे ताकि वह गिर न सके। यहाँ कहाँ हूँ? वह थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था, क्योंकि वह अभी-अभी जागा था। होयुहाओ की आवाज़ लो पिच्ड और होर्स हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, "तुम पूछ रहे हो कि तुम कहाँ हो?" जैसे ही उसने कहा, उसने स्नॉर्ट किया और उसकी इमेंस स्पिरिचुअल पावर धीरे से ईवल सोल मास्टर के सिर को छू गई। ईवल सोल मास्टर शॉक्ड हुआ और तुरंत और अधिक अवेयरनेस रिगेन किया। जब उसने हुआ और उसके चारों ओर ग्रेइश करंट देखा, तो वह हैरान रह गया। हुओयुहाओ एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रल ऑरा निकाल रहा था। अभी जो अंजुलेशंस हुओयुहाओ इमिटेट कर रहा था, वे वास्तव में एक टाइटल्ड डोलुओ की थी। वह इसमें सबसे माहिर था। वह अपने टीचर इलेक्ट्रोलक्स की इमिटेशन कर रहा था। भले ही उसके पास इलेक्ट्रोलक्स जैसी डिवाइन सेंस नहीं थी, फिर भी वह उसका ऑरा इमिटेट कर सकता था। ये ईवल सोल मास्टर पूरी तरह कॉन्शियस नहीं था और उसकी सोल पावर अभी भी रिकवरी में थी। उसकी सेंसेस ज़्यादा अक्यूट नहीं थी।
यह वैसा ही था जैसे कोई अभी-अभी नींद से जागा हो। उसने केवल महसूस किया कि हुआ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसका ऑरा वही है। ये एविल सोल मास्टर्स का ऑरा था। इविल सोल मास्टर अनश्योर होकर पूछा, आप कौन हैं? तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं। हुइयो ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें केवल यह बताना है कि क्या हुआ। तुम पैलेस के पास क्यों बेहोश हो गए? किसने तुम्हें अनकॉन्शियस किया? इविल सोल सेज सबकॉन्शियसली उत्तर दिया। एक सोल सेज ने पैलेस पर हमला किया और मेरे एक सबॉर्डिनेट को मार डाला। जब मैंने उसे देखा, तो मैंने तुरंत उसका पीछा किया। पहले मुझे अपर हैंड मिला, लेकिन वह अचानक पलटा। मैं ट्रांस में चला गया और मेरा पूरा शरीर बहुत ठंडा महसूस करने लगा। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ। तुम सच बता रहे हो? कुछ मिस तो नहीं हुआ? ठंडे स्वर में कहा। साथ ही वह चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल पावर का उपयोग इविल सोल सेज के मन को प्रभावित करने के लिए कर रहा था। बेशक मैं सच बता रहा हूँ। आप कौन हैं? इविल सोल सेज अब थोड़ा क्लियर माइंड हुआ और होयोहाव की ओर देखते हुए थोड़ा स्केप्टिकल लग रहा था। तुम्हें यह जानने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, होयोहाव ने जवाब दिया। मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा जानना तुम्हारे लिए मददगार नहीं होगा। तुम्हें केवल यह जानना है कि सेक्ट लीडर जोंगली ने मुझे तुम सभी की निगरानी के लिए भेजा है। तुम इंपीरियल श्राइन से हो? इविल सोल सेज ने शायद कुछ भयानक सुना और उसकी आवाज़ कांपने लगी। इंपीरियल श्राइन? प्रभावित हुआ। उसे याद आया कि लोग होली गोस्ट चर्च को पहले ऐसे ही कहते थे। फिर लगता है कि लोंग शाओयाओ भी इंपीरियल श्राइन का सदस्य है। उसे भी ऊंचा पद प्राप्त है। अच्छा है कि तुम जानते हो। मुझे बताओ, और क्या तुमने मिस किया? और जिसने तुम्हें अनकॉन्शियस किया, उसका स्वरूप कैसा था? इविल सोल सेज ने बिटरली हंसते हुए कहा, मैं सच में याद नहीं कर पा रहा सर। चूंकि तुम याद नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। रेजिस्टेंस मत करना, नहीं तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहते हुए युहाओ ने इनकेंटेशंस बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ लो पिच्ड और होर्स थी, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल मैजिकल पावर भी थी। इविल सोल सेज ने डम्बफाउंडेड होकर उसे देखा और इनकेंटेशंस सुनने दिया। बे बे भी पसीने में भीग गया। यह आदमी बहुत ब्रेजन था। हालांकि उसे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन अगर इविल सोल सेज विरोध करके हमला करता है तो मुसीबत हो सकती है। हालांकि होयुहाओ इस काम में बहुत माहिर था। इसके अलावा उसकी नेक्रोमांसर एबिलिटीज इविल सोल मास्टर्स की एबिलिटीज से इतनी मिलती जुलती थीं कि इविल सोल सेज ने हुओयुहाओ की मजबूत नेक्रोमैंटिक ऑरा को महसूस करते ही अपने संदेह को त्याग दिया। हुओयुहाओ का ऑरा इतना मजबूत था कि वह बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सका। इसके अलावा इंपीरियल श्राइन को होली गोस्ट चर्च में बहुत सम्मान मिला हुआ था। इविल सोल सेज किसी भी प्रकार का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। जैसे ही हुओयुहाओ ने इनकेंटेशंस पढ़ना शुरू किया, उसके शरीर से एक पेल व्हाइट लाइट उठने लगी। धीरे धीरे ये पेल व्हाइट लाइट फ्लेम्स का रूप ले गई, जो उसके और इविल सोल सेज के बीच जलने लगी। इविल सोल सेज ने महसूस किया कि उसकी आत्मा केवल एक नज़र में ही खिंच रही है। धीरे धीरे वह बहुत भ्रमित और खोया हुआ महसूस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा खो गई हो। यह फायर ऑफ स्पिरिचुअल कंट्रोल था। ये एक स्ट्रॉन्ग स्पेल था जिसे इलेक्ट्रोलक्स ने पहले पावरफुल इंडिविजुअल्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि इस स्पेल का भी बहुत बड़ा बैकलैश होता था। जब तक कि दूसरे पक्ष की कल्टीवेशन बहुत कमज़ोर न हो, इलेक्ट्रोलक्स भी इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं करता। हालांकि इविल सोल सेज की सोल पावर कल्टीवेशन हुयुहाओ के लगभग समान थी, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल पावर्स में बहुत अंतर था। इसके अलावा इविल सोल सेज अब भी अनफ्रोजन होने के बाद काफ़ी वीक था। वह फायर ऑफ स्पिरिचुअल कंट्रोल का विरोध कैसे कर सकता था? तुम्हारा नाम क्या है? ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरा नाम चुयनवे है। इविल सोल मास्टर ने दिमाग खोते हुए उत्तर दिया। हेवनली सोल एम्पायर में तुम्हारा मिशन क्या है? हुयुहाओ ने पूछा। मेरा मिशन नाइटमेयर लुओ की मदद करना और सन मून एम्पायर के नियंत्रण के तहत हेवनली सोल एम्पायर की निगरानी करना है। साथ ही मैं अधिक रिसोर्सेज इकट्ठा करने आया हूँ। मुझे नाइटमेयर डुलुओ के निर्देशों का पालन करना है। दो होली लेडीज कहाँ हैं? इतने लंबे समय की तैयारी के बाद हुयुहाओ ने आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कोने में बेई ने भी अपनी मुट्ठियां बांध लीं और चुयनवे की ओर घूरा। चुयनवे अब भी थोड़ा भ्रमित था जब उसने उत्तर दिया। दोनों होली लेडीज में से एक फ्रंट लाइन पर है, जबकि दूसरी किसी मुसीबत में फंसी हुई लगती है। मैंने सुना है कि उसे हेडक्वार्टर्स में बंद कर दिया गया है। फ्रंट लाइन और हेडक्वार्टर्स। हो युहाओ के चेहरे पर एक हल्की प्रसन्नता उभरी। उसने तुरंत पूछा, हेडक्वार्टर्स कहाँ है?
हेडक्वार्टर्स? वो तो। लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, उसकी आंखों की पुतलियां अचानक फैल गईं। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और फिर कुछ ही क्षणों में भयानक गति से फूलने लगा। शिट! वह तुरंत पीछे मुड़ा और नचिंचू तथा बेई की ओर छलांग लगाई। उसी समय उसने अपना मार्शल सोल बदलकर आइस जेड एम्प्रेस स्पियन कर लिया। उसने तेजी से चुयनवे के शरीर पर वार किया ताकि उसका फूलना कुछ धीमा हो सके। तीनों एक साथ कमरे से बाहर कूद गए और उसी क्षण एक भीषण विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के साथ साथ साएं साएं और चरखने की आवाजें भी आने लगीं। बेबे का पूरा दफ्तर तबाह हो गया। वह विस्फोटक ताकत सीधी आसमान तक जा पहुंची और वहां एक विशाल धूसर मशरूम क्लाउड बन गया जो तेजी से फैलने लगा। युहाव ने एक पल भी देर नहीं की। उसने हाथ ऊपर उठाए और उसके हाथों से एक शक्तिशाली टोर्नेडो निकल पड़ा। उसका अल्टीमेट आइस सोल पावर आसमान में फैल गया और लाखों बर्फ के टुकड़ों में बदल गया। वे बर्फ के टुकड़े हवा में फैले हुए धूसर जहरीले धुएं को चारों ओर से घेरने लगे और उसे ऊपर की ओर धकेलने लगे। इसके बाद हुआयुहाओ आसमान में उड़ा, उन बर्फ के टुकड़ों को नियंत्रित किया और उन्हें जमाकर एक विशाल धूसर बर्फ के गोले में बदल दिया। फिर उसने वह गोला अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल में रख लिया ताकि वह घातक जहर आगे न फैल सके। इस भयानक विस्फोट ने पूरे टैंक सेक्ट को हिला दिया। थोड़ी ही देर में सभी वरिष्ठ सदस्य वहां पहुंच गए। लिटिल जूनियर, तुम ठीक तो हो? बेबे उड़कर उसके पास आया। हो युहाओ ने सिर हिलाया और बोला, मैं ठीक हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि किसी सीनियर इवल सोल मास्टर ने चुयनवे के शरीर में किसी प्रकार का कर्स लगाया होगा। इस सोल मास्टर की तकनीक वाकई बहुत विचित्र है। बेबे भी स्तब्ध था। उसे याद था कि कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल ड्यूलिंग टूर्नामेंट के समय भी एक इवल सोल मास्टर के शव में विस्फोट हुआ था, जिससे कई वरिष्ठ घायल हो गए थे। और वही कारण था कि बाद में उन्हें श्रेक एकेडमी की टीम में शामिल किया गया। वह तब एक सोल सेज था जो फटा था। सौभाग्य से उसका शरीर कमजोर था, इसलिए विस्फोट इतना घातक नहीं हुआ था। वरना शायद वे तीनों बच नहीं पाते। बेबे ने पूछा, लिटिल जूनियर, ये कर्स क्या था जिसके बारे में तुम कह रहे हो? होयाओ ने जवाब दिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह किसी टाइटल डोलू द्वारा लगाया गया कर्स था। इस डोलू ने चू यनवे के शरीर में एक विशेष प्रकार की सोल पावर विकसित की होगी। इसमें एक स्पिरिचुअल ऑरा थी जो सीधे उसकी आत्मा और मानसिक ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। जब वह कोई गुप्त जानकारी उजागर करने की कोशिश करता, तो ये शक्ति स्वतः सक्रिय होकर उसे उसकी आत्मा और स्पिरिचुअल पावर सहित विस्फोट करवा देती, जैसा हमने देखा। स्पष्ट है कि होली गोस्ट चर्च के हेडक्वार्टर्स की जानकारी पूरी तरह गुप्त रखी गई है। बेबे ने सिर हिलाया। हुयुहाओ हल्के से मुस्कुराया। फिर भी हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया। टीचर शाओया अब हेवनली सोल एम्पायर के फ्रंट लाइन पर हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। सिस्टर शाओताओ हेडक्वार्टर्स में है और लगता है कि वह अपने ईवल फायर को नियंत्रित नहीं कर पा रही है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। वरना जब वह नियंत्रण खो देगी तो ऐसी चीजें कर बैठेगी जिन्हें वह खुद भी नहीं चाहती। भले ही हुआयुहाओ ने सीधे कुछ नहीं कहा, बेबे सब समझ गया। अब बाकी साथी भी वहां पहुंच चुके थे। शू संशी, जियांग ननन, शाओ शाओ और हेटो सब इकट्ठे हो गए। जब उन्होंने देखा कि हुआयुहाओ होश में है, तो सबके चेहरे पर राहत और खुशी थी। उन्होंने उससे पूरी घटना जानी। शू संशी ने गंभीर आवाज में पूछा, हाओ, चाहे जहां भी जाना पड़े, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम कब निकल रहे हैं? बेबे की आंखों में मिश्रित भाव थे। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली और उसकी सांसें भारी हो गईं। ये पहली बार था जब उन्हें थंगया के बारे में स्पष्ट जानकारी मिली थी। उस दूसरी प्रतियोगिता के बाद से ये कहना झूठ होगा कि वह चिंतित नहीं था। लेकिन सन मून एम्पायर ने फ्रंटलाइन पर कई सोल इंजीनियर लीजन्स तैनात कर रखे थे और वहां होली गोस्ट चर्च के इवल सोल मास्टर्स भी थे। थंगया को बचाना बहुत कठिन था। साथ ही टैंग सेक्ट अभी अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण में था। अगर वे सब इस मिशन में गए और असफल रहे तो इसका असर पूरे संगठन के भविष्य पर पड़ेगा। अपने स्वार्थ के कारण मैं ये निर्णय अकेले नहीं ले सकता। बेबे ने दर्द भरी आवाज में कहा, ने दृढ़ता से कहा, एल्डेस्ट सीनियर, ऐसा मत कहो। अगर टीचर शाओयानन होती तो टैंग सेक्ट भी नहीं होता। थर्ड सीनियर सही कह रहा है, चाहे कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हमें टीचर शाओया को हर हाल में बचाना होगा। जांग ननान, शाओ शाओ, हीटो और जिंगजियान सभी ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर एक ही भाव था, दृढ़ निश्चय। थैंक्स थैंक्स एवरीवन। बेबाई ने आसमान की ओर देखा। आमतौर पर वह बहुत शांत और संयमित रहता था, लेकिन इस समय उसके होंठ कांप रहे थे।
उसे पता था कि इस मिशन में जाने का अर्थ है श्रेक एकेडमी को भी युद्ध में शामिल करना, और ये बहुत बड़ा कदम होगा। बेबे, निर्णय लो, शिवसंशी ने कहा। बेबे ने गहरी सांस ली और बोला, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता। यह सिर्फ टैंक सेक्ट का निर्णय नहीं है। तुम सब फिलहाल अपने कार्यों में लगो। मैं एल्डर श्वान से परामर्श करूंगा और देखूंगा कि वह क्या कहते हैं। सबने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें पता था कि टंग्या को बचाने के लिए एकेडमी की अनुमति और सहायता आवश्यक है। लिटिल जूनियर, मेरे साथ चलो। ऑलराइट। ह्यूहाओ अपने कमरे में लौटा, नहाया और कपड़े बदले। कपड़े पहनते समय वह सोचने लगा, उसके खून से सने कपड़े आखिर गए कहाँ? क्या तंग ने मेरे कपड़े बदले थे? मुझे इस बार एकेडमी जाकर उससे पूछना ही होगा कि तब वास्तव में क्या हुआ था। बेई और हो यूहाओ तंग सेक्ट से निकलकर श्रेक एकेडमी की ओर रवाना हो गए। रास्ते में बेई ने उसे सेक्ट के विकास की पूरी जानकारी दी। एकेडमी की योजना के अनुसार 3 सोल इंजीनियर लीजन्स तैयार किए जा रहे थे। बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन जुटाए जा चुके थे, और टैंकसेक तथा एकेडमी का सोल टूल डिपार्टमेंट मिलकर पूरी मेहनत से उन लीजन्स का निर्माण कर रहे थे। सनमून एम्पायर का खतरा इतना बड़ा था कि डोलिंग एम्पायर और स्टारलुओ एम्पायर दोनों ने उनके प्रयासों का समर्थन किया। सोल टूल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये दोनों एम्पायर्स थोड़ा पीछे थे, श्रेक एकेडमी के स्तर तक नहीं पहुंचे थे। एकेडमी ने वादा किया कि जब पर्याप्त सोल टूल्स तैयार हो जाएंगे तो वे उन्हें कॉस्ट प्राइस पर आपूर्ति करेंगे, ताकि वे सनमून एम्पायर के विरुद्ध उनका उपयोग कर सकें। मौजूदा प्रगति के अनुसार ये सोल इंजीनियर लीजन्स 1 वर्ष से भी कम समय में पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तीनों लीजन्स पहले से ही शैन लिनर और चैंदुओ के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। सभी इनर कोर्टयार्ड के छात्र इस प्रशिक्षण में शामिल थे। वे भविष्य के एलीट वॉरियर्स बनने वाले थे। टैंक सेक्ट अब सही दिशा में अग्रसर था। डिसाइपल्स की संख्या भी निरंतर बढ़ रही थी। ज्यादातर डिसिपल श्रेक एकेडमी से, विशेषकर सोल टूल हॉल से आ रहे थे। अब सेक्ट और एकेडमी का सोल टूल डिपार्टमेंट लगभग एक ही इकाई बन चुके थे। एकेडमी में प्रशिक्षित छात्रों को पहले सोल टूल हॉल में परीक्षा देनी होती थी। ये टैंक सेक्ट और श्रेक एकेडमी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। साथ ही छात्रों को कई दुर्लभ धातुएं प्रयोग करने के लिए दी जाती थी, जिससे उनका कल्टीवेशन और कौशल बढ़ता था। इससे अधिकांश शिक्षक और छात्र प्रसन्न थे। टैंगसेक्ट से एकेडमी की दूरी बहुत अधिक नहीं थी। थोड़ी ही देर में दोनों पूर्वी द्वार ईस्ट गेट पर पहुंच गए। जब से नया श्रेक सिटी बनाया गया था, एकेडमी अब पूरी तरह शहर के भीतर आ चुकी थी। पहले की तरह किनारे पर नहीं थी। हुओयुहाओ ने स्पिरिट पगोडा की स्थिति के बारे में भी पूछा। युद्ध के कारण स्पिरिट पगोडा का विकास कुछ धीमा हुआ था, लेकिन एकेडमी ने असाधारण प्रगति की थी। अधिक सफल स्पिरिट्स बनने के बाद कई बूढ़े और मरने वाले सोल बीस्ट्स स्वयं अपनी आत्मा दान करने के लिए तैयार होने लगे थे। इसके अलावा स्पिरिट पगोडा की स्थापना के बाद ग्रेट स्टार डो फॉरेस्ट में शिकार के लिए जाने वाले मनुष्यों की संख्या भी घट गई थी। ये वही सपना था जो हुओयुहाओ ने स्पिरिट पगोडा की स्थापना के समय देखा था, और अब वह सपना धीरे धीरे सच हो रहा था। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।